लिखा है ये विलियम एल शायरर ने। दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी थी। गर्मी का दिन था। सरायेवो, बॉस्निया में। तारीख थी जून 28, 1914 है। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड और उनकी पत्नी सोफी उस शहर आए हुए थे। वो दोनों अपनी खुली गाड़ी में सवार थे। कुछ सर्बियन नेशनलिस्ट्स ने आर्च ड्यूक को मारने का प्लान बना लिया था। ये हत्यारे आर्च ड्यूक के रास्ते पर पहले से ही मौजूद थे। गावरिलो प्रिंसिप ने मौका देखकर 2 गोलियां चला दी। दोनों की मौत हो गई। इस हत्या से पूरे यूरोप में हलचल मच गई। कुछ ही हफ्तों में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या तो बस चिंगारी थी, लेकिन पहले विश्व युद्ध के असली कारण कहीं ज्यादा गहरे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप तनाव की आग में सुलग रहा था। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद ने एक खतरनाक माहौल बना दिया था। यूरोप की महाशक्तियां हथियारों की एक खतरनाक दौड़ में शामिल थीं। उन्होंने गठबंधनों का एक जटिल जाल बुना था, जिसमें हर कोई दूसरे की रक्षा करने का वादा करता था। एक तरफ था त्रिकोणीय गठबंधन जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। काइजर विलहेल्म II के नेतृत्व में जर्मनी शक्ति और महत्वाकांक्षा में तेजी से आगे बढ़ जा रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी, जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं का एक विशाल साम्राज्य था, बढ़ते आंतरिक तनावों का सामना कर रहा था। इटली अपना प्रभाव बढ़ाने की चाहत में अपनी आपत्तियों के बावजूद इस गठबंधन में शामिल हो गया। दूसरी तरफ था त्रिगुट समझौता, फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन। फ्रांस अपने खोए हुए प्रांत आल्सेस और लोरेन को वापस पाना चाहता था। रूस को भूमध्य सागर तक पहुंच और बाल्कन पर नियंत्रण चाहिए था। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता था। ये गठबंधन, जो आक्रामकता को रोकने के लिए बनाए गए थे, उन्होंने उल्टा ही असर दिखाया। उन्होंने एक क्षेत्रीय संघर्ष को वैश्विक युद्ध में बदल दिया। 1914 की गर्मियों में यूरोप युद्ध की तैयारी में डूब गया। लाखों युवा देशभक्ति के जज्बे में बहकर अपने देश की पुकार पर हथियार उठाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें विश्वास था कि यह एक छोटा सा युद्ध होगा, एक शानदार साहसिक कार्य। वे उत्साह के साथ युद्ध में कूद पड़े, उन भयावहता से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। श्लीफन योजना पर आधारित जर्मन रणनीति फ्रांस के खिलाफ एक त्वरित प्रहार की मांग करती थी। जर्मन सेनाएं बेल्जियम से होकर फ्रांसीसी सीमा को पार करती हुई आगे बढ़ जाती, फिर वे पेरिस को घेर लेते और फ्रांस को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते। फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी अपना पूरा ध्यान पूर्व में रूस पर केंद्रित कर सकता था। योजना लगभग सफल हो ही गई थी। बेल्जियम के नागरिकों के खिलाफ अत्याचार करते हुए जर्मन सेना तेजी से आगे बाराच रही थी। फ्रांसीसी सेना, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, बहादुरी से लड़ी, लेकिन लगातार पीछे हटती जा रही थी। हालांकि जर्मनों ने ब्रिटिश सेना के एकजुट होने की गति और फ्रांसीसी प्रतिरोध की क्रूरता को कम करके आंका था। मार्न के युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने जर्मन सेना को रोक दिया। श्लीफन योजना विफल हो गई थी। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध एक खूनी गतिरोध में बदल गया। खाइयों में जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। दोनों तरफ के सैनिकों ने अकल्पनीय परिस्थितियों का सामना किया। खाइयां कीचड़ से भरी, चूहों से इन्फेस्टेड और लगातार दुश्मन की फायरिंग की जद में रहती थी। बीमारियां फैली हुई थीं, मौत की बदबू हवा में फैली हुई थी। हमले अक्सर आत्मघाती होते थे। सैनिक मशीन गन की गोलियों और तोपों के गोलाबारी के बीच से दुश्मन की तरफ दौड़ते थे। मरने वालों की संख्या भयावह थी। तकनीक ने खाई युद्ध में एक घातक भूमिका निभाई। मशीन गन, तोप और कांटेदार तार सामूहिक हत्या के साधन बन गए। यह युद्ध साल दर साल खूनी संघर्ष के साथ घसीटता रहा। अप्रैल 1915 में जर्मनों ने युद्ध का एक नया हथियार पेश किया, जहरीली गैस। वाइपर्स के दूसरे युद्ध में जर्मन सेना ने अपनी खाइयों में खोदे गए सिलेंडरों से क्लोरीन गैस छोड़ी। हरे पीले रंग का यह बादल फ्रांसीसी और अल्जीरियाई सैनिकों को अपनी चपेट में लेते हुए आगे भी आज गया। इसके परिणाम भयावह थे। इस गैस ने आंखों और फेफड़ों को जला दिया, जिससे लोग दम घुटने लगे। जो बच गए उन्हें लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। गैस मास्क, जो शुरू में बहुत ही साधारण थे, दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए आवश्यक उपकरण बन गए। जहरीली गैस के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हालांकि पूरे युद्ध के दौरान गैस का इस्तेमाल होता रहा। नई और घातक गैसें विकसित की गईं, जिनमें फॉस्जीन और मस्टर्ड गैस शामिल थीं। जहां एक तरफ पश्चिमी मोर्चा एक खूनी गतिरोध में फंस गया था, वहीं पूर्वी मोर्चे पर युद्ध उग्र रूप से जारी था।
यहाँ बड़ी दूरियां और कठोर जलवायु ने युद्ध को एक अलग ही रूप दे दिया था। पूर्वी मोर्चा अधिक गतिशीलता और उससे भी अधिक क्रूरता की विशेषता वाला था। रूस अपने विशाल जनशक्ति भंडार के साथ शुरुआत में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए एक गंभीर खतरा बन गया था। हालांकि रूसी सेना के पास अच्छे उपकरण और नेतृत्व की कमी थी। रूसी सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगस्त 1914 में टैननबर्ग की लड़ाई में एक उल्लेखनीय हार का सामना करना पड़ा, जहां जर्मन सेना ने 2 रूसी सेनाओं को निर्णायक रूप से हरा दिया। अपनी असफलताओं के बावजूद रूसी संघर्ष करते रहे। उन्होंने बड़ी संख्या में जर्मन और ऑस्ट्रो हंगेरियन सैनिकों को बांध कर रखा, जिससे पश्चिमी मोर्चे पर दबाव कम हुआ। हालांकि इस युद्ध ने रूस पर भारी बोझ डाला। जारिस्ट शासन, जो पहले से ही वर्षों से अशांति का सामना कर रहा था, गिरने के कगार पर था। फरवरी 1917 में रूस में क्रांति छिड़ गई। युद्ध के वर्षों आर्थिक तंगी और राजनीतिक उत्पीड़न ने अपना असर दिखाया था। फरवरी क्रांति ने ज़ार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उदारवादियों और उदारवादी समाजवादियों से बनी एक अस्थायी सरकार ने सत्ता संभाली। नई सरकार ने रूस के सहयोगियों के साथ युद्ध जारी रखने का संकल्प लिया। हालांकि रूसी लोगों के बीच युद्ध बहुत अलोकप्रिय था। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी समाजवादी पार्टी बोल्शेविकों ने युद्ध को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने दूसरी क्रांति में सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे युद्ध में रूस की भागीदारी समाप्त हो गई। रूस, जो गृह युद्ध से जूझ रहा था, संघर्ष से पीछे हट गया था। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में यूरोपीय संघर्ष में तटस्थ बना रहा था। हालांकि कई कारकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया। जर्मन पनडुब्बी युद्ध, जिसने अमेरिकी व्यापारी जहाजों को निशाना बनाया, ने अमेरिकी जनता को नाराज कर दिया। मई 1915 में लुसिटानिया के डूबने से 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिनमें 128 अमेरिकी भी शामिल थे। जिमरमैन टेलीग्राम ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जर्मन मैक्सिकन गठबंधन का प्रस्ताव रखा। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1918 के पतझड़ तक केंद्रीय शक्तियां पतन के कगार पर थीं। युद्ध के वर्षों ने उनके संसाधनों और जनशक्ति को समाप्त कर दिया था। घरेलू मोर्चे पर मनोबल टूट रहा था। जर्मन बंदरगाहों की मित्र देशों की नाकेबंदी के कारण व्यापक खाद्य किल्लत और आर्थिक तंगी पैदा हो गई थी। पश्चिमी मोर्चे पर ताजा अमेरिकी सैनिकों के आगमन ने मित्र राष्ट्रों को एक निर्णायक लाभ दिया। जर्मन सेना, जो वर्षों से लड़ रही थी, मित्र राष्ट्रों के हमले का सामना नहीं कर सकी। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। महायुद्ध समाप्त हो गया था। जनवरी 1919 में विजयी मित्र देशों के प्रतिनिधि शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए पेरिस में मिले। 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हस्ताक्षरित वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शांति संधियों में से एक थी। संधि, जिसने युद्ध के लिए पूरी तरह से जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया, ने पराजित राष्ट्र पर कठोर शर्तें थोप दी। जर्मनी को क्षेत्र का त्याग करने, निरस्त्रीकरण करने, भारी हर्जाना देने और युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। संधि का जर्मनी में आक्रोश के साथ स्वागत किया गया। कई जर्मनों ने महसूस किया कि उन्हें युद्ध के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। वर्साय की संधि ने यूरोप में आक्रोश और अस्थिरता के बीज बोए। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। युद्ध, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने साम्राज्यों को चकनाचूर कर दिया, यूरोप के नक्शे को फिर से खींचा और अनिश्चितता और उथल-पुथल के युग की शुरुआत की। युद्ध का 20वीं शताब्दी के पाठ्यक्रम पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण जर्मनी, इटली और रूस में अधिनायकवादी शासन का उदय हुआ। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मंच तैयार किया, जो और भी विनाशकारी संघर्ष था। प्रथम विश्व युद्ध के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने एक सदी पहले थे।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति की आवश्यकता पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां ऐसा संघर्ष फिर कभी न हो।